एमपी बोर्ड क्लास 10th के सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 अंकीय प्रश्नोत्तर लेकर के आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। एक नंबर के यानी कि ऑब्जेक्टिव जितने भी आते हैं सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो वीडियोस जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको चेक कर लेना है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक चेक कर सकते हैं। आपको क्रमशः लिंक मिल जाएंगे और आप एक एक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3-3 नंबर के आपके 3 प्रश्न आने हैं, है ना। 3-3 नंबर के 3 प्रश्न आने हैं, यानी कि 9 नंबर इस वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं, है ना। पिछले वीडियो में हमने 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखे थे, जो कि आपके 24 अंक जो है पिछले वीडियो में कंप्लीट में करवा चुका था, है ना। तो आपको सामाजिक विज्ञान की बेहतरीन तैयारी करनी है तो एक बार चैनल विजिट कर लेना और अच्छी तरीके से हर एक वीडियो को देख लेना। देखिए ये रहेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे बनों के लाभ बताइए। ये 3-3 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं इसमें, ये सारे क्वेश्चन जरूर से तैयार कर लेना। बनों के कोई 3 लाभ बताइए, तो आपको भी पता होगा, अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने की ज़रूरत है क्योंकि ये यहाँ पे किताबी भाषा है। लेकिन देखिए आप अपने हिसाब से लिखते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से लिखें, एक सुव्यवस्थित लैंग्वेज में लिखना चाहें तो उसके लिए आपको अच्छी तरीके से लाइन समझनी होगी और इसके अकॉर्डिंग शब्दों का यूज़ करके वहाँ पे लिखते हैं तो आपका अंक कटने का चांस नहीं रहता है। देखिए वनों से हमें इमारती लकड़ी, ईंधन, कागज के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। साथ ही ये वर्षा लाने में सहायक होती हैं तथा वायु प्रदूषण को जो है कम करते हैं। इसके बाद है आपका वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, जंगली पशुओं को प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं, बाढ़ की गति को धीमा करते हैं। इनसे हमें महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं तथा ये भूमि जल स्तर को ऊंचा करने में भी सहायक होते हैं। तो देखिए इतने सारे लाभ है ना, ये हमें यहाँ पे वनों के देखने को मिल गए। तो ये कोई 3 लाभ आपको जरूर से याद कर लेना है। देखिए इसको तोड़ कर अगर आप बनाना चाहें तो इसमें कम से कम 5-6 लाभ लिखे हुए हैं इसी के, इन 3 के अंदर, है ना। तो आप देख सकते हैं वनों से हमें जो है इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, ईंधन कागज के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। साथ ही एक अलग से पॉइंट लिख देंगे कि वन जो है वर्षा लाने में जो है सहायक होते हैं, है ना। और वन जो है वनों की अधिकता से यहाँ पे क्या होता है, वायु प्रदूषण में कमी आती है, यानी कि वायु प्रदूषण को कम करने में भी सहायक होते हैं। ये सारी आप विशेषताएं या लाभ यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद है वन्य प्राणी संरक्षण क्यों आवश्यक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से याद कर लेना। वनों के साथ साथ वन्य जीव भी मानव के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जानवरों के शिकार की मानव प्रवृत्ति ने वन्य प्राणियों का बेदर्दी से विनाश किया है, जिससे वन्य प्राणियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। देखिए है ना, कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजातियां हैं जो कि अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हैं, मतलब उनका अस्तित्व ही खत्म होता जा रहा है। तो उनके नाम भी याद रखिएगा, है ना। मैंने पिछले वीडियो में यानी कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन में वो क्वेश्चन कंप्लीट करवाया है, और एक नंबर के क्वेश्चन में भी बताया है, तो जाकर के वीडियोस देख लेना। यहाँ पे देख सकते हैं दुर्लभ वन्य प्रजातियों प्राणियों के अस्तित्व को बचाने एवं पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण आवश्यक है। यही तो पूछा गया कि क्यों आवश्यक है। तो देखिए जो ऐसी प्रजातियाँ हैं, दुर्लभ प्रजातियाँ हैं, ऐसी क्या हर एक प्रजाति को हम बचाए रखना, उनका अस्तित्व बनाए रखना, ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है ना। तो ये रहेगा आपका इसका उत्तर। इस पे अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अगला क्वेश्चन है, भारत एक संघीय देश है, कोई 3 उदाहरण देकर समझाइए। देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो कर ही दिया करो यार, लाइक के कोई पैसे नहीं मिले जा रहे हैं। लाइक कर दोगे तो कम से कम एक वीडियो से हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से बनाएंगे और आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा देंगे, है ना। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, भारत एक संघीय देश है, कोई 3 उदाहरण देकर समझाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। कमेंट बॉक्स इसलिए होता है ताकि आप लोग कमेंट करें, तो कमेंट जरूर से कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत एक संघीय देश है, इसे निम्न विशेषताओं द्वारा समझा जा सकता है। तो क्या है, ये 3 प्रकार की सूचियाँ हैं। तो संघीय देश है, इसमें 3 प्रकार की सूची हैं। एक संघ सूची है, समवर्ती सूची होती है और राज्य सूची। तो ये 3 प्रकार की सूचियां होती हैं और 1 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई ऑब्जेक्टिव मैंने इसके कवर करवाए हैं समवर्ती सूची को लेकर के आपके ऑब्जेक्टिव्स में, तो वीडियोस जाकर के आपको देखना ही है। देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्तरीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था के अंतर्गत अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, किंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। भारत में सरकार की 3 स्तर की व्यवस्था है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, है ना। केंद्र सरकार केंद्र को संभालती है, राज्य सरकार जो है पूरा राज्य का जो है कार्यभार संभालती है, और स्थानीय सरकार क्या होती है, अपने स्थान मतलब अपने जो है नगरीय लेवल का, है ना, यहाँ पे कार्यभार देखती है। तो ये रहेगा यहाँ पे इसका बंटवारा। इसके बाद है आपका शक्तिशाली न्यायपालिका, है ना। भारत की संघीय सरकार के पास क्या है, एक शक्तिशाली न्यायपालिका है। यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था में संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भारत के पास एक शक्तिशाली न्यायपालिका है, जहाँ पे अगर कोई विवाद होता है तो उसका क्रियान्वयन या देखरेख में न्यायपालिका जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। कानून की निगरानी में काम होता है, और यहाँ पे अगर कोई विवाद हो जाता है, उसको विवाद होने की हालत में जो फैसला है न्यायालय में, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में है ना होता है। तो स्थानीय स्तर पर भी ये हो जाता है अगर कोई छोटा विवाद है ना। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद है आपका संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए या कोई 3 विशेषताएं इसकी लिखिए, है ना। तो देख सकते हैं संघीय शासन व्यवस्था, हमारे भारत में संघीय शासन प्रणाली है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एकात्मक शासन प्रणाली हमारे इंडिया में नहीं है ना। याद रखिएगा, संघीय शासन व्यवस्था जो है अपने इंडिया में चलती है, भारत में। इसके बाद देख सकते हैं आप सरकार के 2 या अधिक स्तर संघीय शासन व्यवस्था, है ना, में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण उसकी विभिन्न अनुसंघिक इकाइयों में बीच जो है बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकार होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश में होती है और दूसरी सरकार राज्य या प्रांत स्तर की होती है ना। राज्य या प्रांत स्तर यानी कि जो है स्थानीय सरकार, राज्य को राज्य सरकार होगी, प्रांत स्तर यानी कि स्थानीय सरकार इसे कह सकते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट, एक नागरिक समूह, अलग अलग अधिकार क्षेत्र, है ना। नागरिक समूह का अलग अलग अधिकार क्षेत्र होता है। देखिए, कोई भी सरकार है, जैसे अगर केंद्र सरकार है तो एक केंद्र सरकार का तो केंद्र पर पूरा आधिक्य रहता है, लेकिन अगर प्रांतीय सरकार है, राज्य सरकार है, तो उसका एक विशेष अधिकार क्षेत्र होता है, एक निश्चित जो है अधिकार क्षेत्र होता है। जैसे मध्य प्रदेश की सरकार है तो उसका मध्य प्रदेश में ही जो है अधिकार है ना, अधिकार क्षेत्र उसका क्या है, मध्य प्रदेश है। अन्य किसी राज्य में उसका जो है अधिकार नहीं है, वहाँ पर उसको शक्तियाँ प्रदान नहीं है वो जो यहाँ कर सकते हैं, है ना। तो ये एक अधिकार क्षेत्र होता है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना जो है अधिकार क्षेत्र होता है। तो यही कहा जा रहा है, टैक्स कर वसूलने, है ना, प्रशासन पर उनका जो है अपना अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। इसके बाद है आपका अगला पॉइंट यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता। देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट है, हम संविधान को सर्वोच्च मानते हैं और संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। इसलिए सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व तथा प्राधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित होते हैं। तो ये आपका पॉइंट दिया गया है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर भी बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, वन एवं वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी में भी आपके ऑब्जेक्टिव उठा लिए गए हैं। देखिए, क्योंकि मैंने साइंस में आपके जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए थे ना, है ना, साइंस के आपका लास्ट पेपर अभी जो हुआ है यहाँ पे, तो उसमें मैंने जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, है ना, कई सारे ऐसे आए ऑब्जेक्टिव जो कि मैंने सीधे बताए और वही के वही पूछ लिए गए। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आए कि मैंने जो थ्योरिकल क्वेश्चन बताए थे आपको, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, उनमें से क्या हुआ, बीच बीच में से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसकी पॉइंट को देखेंगे, तो आप पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं छूट सकता यार। क्या कर रहे हो बात, ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपका। देखिए, उत्तर क्या रहेगा, वन्य जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज पर जो है टिप्पणी लिखनी है। और टिप्पणी अगर किसी पे भी लिखनी हो तो उसके बारे में आपको जितना भी आता है ना पूरा लपेट दो, पूरा लिख दो, है ना। लेकिन लिखना ऐसे है कि कुछ भी मत लिखना है, मतलब फिल्मों के गाने नहीं बीच में लिखते रह जाना है। आपको अच्छी तरीके से लिखना है, एक सुव्यवस्थित ढंग से लिखना है और उसी से रिलेट करता हुआ लिखना है, और जो पूछा जा रहा है केवल वही लिखना है। और अगर आप इधर उधर का बाहर का लिखते हैं तो टीचर समझ जाता है कि ये बच्चा कॉपी भरने के चक्कर में लिख रहा है, तो बस वो नंबर काट देते हैं और आपके जो है अंक कट जाते हैं। इसके बाद भारत एक सांस्कृतिक वैविध्य वाला देश है। यहाँ के लोग पारंपरिक रूप से प्रकृति, है ना, झरना, पहाड़, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि के उपासक रहे हैं, है ना। देखिए, प्राचीन समय से ही हमारे जो है हमारे भारत में, है ना, इन सभी की पूजा होती आ रही है। आपने देखा होगा, पहाड़ पूजे जाते हैं, पेड़ पौधों की, है ना, जलाशयों को पूजा जाता है हमारे यहाँ। विभिन्न रीति रिवाजों द्वारा इसके प्रति श्रद्धा को ये प्रकट करते आ रहे हैं ना। यही मैंने आपको बताया। इन रीति रिवाजों में वन एवं वन्य जीवों से संबंधित कुछ रीति रिवाज विशेष महत्वपूर्ण है ना। कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो कि वन एवं वन्य जीवों से पूरी तरह से संबंधित हैं और उन्हीं को लेकर के जो है बनाए गए हैं वो, है ना, क्योंकि ये वन एवं वन्य जीवों को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करते हैं, है ना। राजस्थान में बिश्नोई लोग खेजरी के वृक्ष, काले हिरण, नीलगाय, मोर आदि को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करते हैं, है ना। खेजरी के बिश्नोई लोग जो हैं, खेजरी के वृक्ष हो गए, है ना, जो ये दुर्लभ प्रजातियां होती हैं, इनको वो संजो कर रखने का जो है एक संरक्षण प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो यही एक बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय में, है ना, ये बचा पाना एक मुश्किल सी बात ही हो गई है।
उड़ीसा एवं बिहार की कुछ जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ों की पूजा करती हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूजा ही जा रहा है ना। तो ये रीति रिवाज ही है ना। कहीं पूजा हो रही है, कहीं उनके संरक्षण के लिए किसी भी प्रकार का अगर धार्मिक कार्य भी किया जा रहा है तो वो एक रीति रिवाज ही है ना। तो कहीं ना कहीं उनका संरक्षण हो रहा है तो वो सही भी है ना। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पीपल तथा बरगद के वृक्षों की पूजा की जाती है। तुलसी के पौधों की संपूर्ण भारत में हिंदुओं द्वारा पूजा की जाती है। फूलों का हमारी संस्कृति में विशेष महत्व है तथा इनके पौधे हर तरफ देखने को मिलते हैं तथा लोग इनकी सुरक्षा करते हैं। कुछ जनजातियां महुआ तथा कदम्ब के पेड़ों की पूजा करती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न रीति रिवाजों द्वारा हम वन एवं वन्य जीवों को पर्याप्त संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान कर पा रहे हैं या सुरक्षा उनसे मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं एक लोग जो हैं, कुछ लोग या जनजातियां है ना, अपनी धर्म की निष्ठा की पीछे रीति रिवाज बनाए हुए हैं और वन एवं वन्य जीव संरक्षण में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो यही एक क्वेश्चन का इशार है। आप समझ गए होंगे, ये पूरा क्वेश्चन रहेगा। अगर नहीं समझ आए तो फिर से वीडियो स्किप करके पीछे की ओर सुन लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन्य जीवन है ना, वन्य जीवन अधिनियम 1972 के प्रावधानों पर प्रकाश डालिए, कोई 3 है ना। तो वन्य जीवन, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में जो है आया था। आप याद रखिएगा सन, क्योंकि किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है। मैं बार बार यही कहता हूँ। इस अधिनियम में वन्य जीवों के आवास संरक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची प्रकाशित करके संकटाग्रस्त जातियों के बचाव का पर शिकार प्रतिबंधन पर वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। यह जो है कई परियोजनाओं की घोषणा की गई जिनका प्रमुख उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े विशेष वन्य प्राणियों की रक्षा प्रदान करना था। जैसे एक सींग वाला गैंडा हो गया, बाघ हो गया, कश्मीरी हिरण हो गया, हुंगल मगरमच्छ हो गया, एशियाई शेर हो गए है ना, और ये कई सारे, जैसे काला हिरण हो गया है ना। तो ये सारे जो हैं इसमें एक वन्य जीव हैं, ये दुर्लभ प्रजातियां हैं है ना। इनके संरक्षण के लिए जो है ये अधिनियम यहाँ पे आया है। इसी अधिनियम के अंदर कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोंडावन है ना, हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है ना। संपूर्ण प्रतिबंध ही लगाया जाना चाहिए, ये रहेगा आपका है ना। तो आप ये 3 पॉइंट समझ सकते हैं यहाँ पे। भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 इसके प्रावधान जो हैं इसमें कहते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 7वें नंबर का, संगठित क्षेत्र को लोक कल्याणकारी क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखे। तो संगठित जो क्षेत्र में रोजगार की अवधि नियमित होती है ना, नियमित होती है रोजगार की अवधि, लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। अगर अवधि जो है नियमित होगी तो काम भी सुचारू रूप से चलेगा, उसका काम का समय सुनिश्चित होगा एवं वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। उन्हें सरकारी नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करना होता है ना। करेंगे ही क्योंकि वह नियमित हैं और अच्छी तरीके से वो काम को करेंगे, और यही एक लोक कल्याणकारी कार्य फिर कहा जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका 8वें नंबर का, अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम क्या था? अब यह कैसे अलग है ना, कि पहले देशों को जोड़ने का जो माध्यम क्या था उसकी बात कर रहा है, और अब यह कैसा है। तो अतीत में देशों को जोड़ने वाला मुख्य माध्यम जो था विदेशी व्यापार था। अब होने वाला विदेशी व्यापार पहले की अपेक्षा जो है बहुत तीव्र, व्यापक एवं अधिक परिवहन के साधनों से युक्त हो चुका है। तो विदेशी व्यापार है जो 2 देशों के बीच है ना, कई देशों के बीच जो है एक अच्छा संबंध बनाने का प्रमुख कार्य करता है। क्या? विदेशी व्यापार है ना। अगर 2 देशों के बीच अच्छे संबंध रहें तो उसको उनके बीच व्यापार का होना, काम का होना, ये बहुत ही आवश्यक है ना। तो ये अब बहुत ही व्यापक हो चुका है। पहले तो केवल मध्यम रूप से यहाँ पे विदेशी व्यापार चला करता था, लेकिन अब इसका जो है रूप बड़ा ही विकट हो गया है और तीव्र हो गया, व्यापक रूप से इसका स्थान जो है फैल चुका है। इसके बाद है विश्व व्यापार संगठन क्या है? संक्षिप्त में समझाइए है ना। विश्व व्यापार संगठन WTO है ना, एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि इन नियमों का पालन हो। वर्तमान में विश्व के लगभग 164 देश जो है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 164 देश जो हैं विश्व व्यापार संगठन में जुड़े हुए हैं, है ना, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया है विश्व व्यापार संगठन, है ना। तो यही रहेगा इसका आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। औपचारिक स्रोत क्षेत्र
अनौपचारिक स्रोत, है ना। इसमें अंतर आपको लिखना है, यहाँ पे देख सकते हैं औपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक क्षेत्रक। ये स्रोत जो है भारतीय रिजर्व बैंक की निगरानी में कार्य करते हैं। ये स्रोत किसी सरकारी संगठन के अधीन काम नहीं करते हैं, यानी कि ये जो है आरबीआई के अकॉर्डिंग कार्य करता है औपचारिक। अनौपचारिक यहाँ पे किसी भी सरकारी संस्था या संगठन के अधीन काम नहीं करता है। इसके बाद है अनौपचारिक। औपचारिक स्रोतों में ऋण पर ब्याज दर जो है कम होती है ना, क्योंकि ये बैंक से रिलेट करता है भाई, है ना। ये अनौपचारिक स्रोतों में ऋण पर ब्याज की दर जो है अधिक होती है ना, क्योंकि सरकारी संगठन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसमें दर जो है अधिक रहती है। इसके बाद है ये इस सरकार द्वारा बनाए गए नियमों तथा विनियमों का जो है पालन करता है। ये क्या करेगा, ये सरकार से ही नहीं जुड़ा, है ना, तो ये किन्हीं नियमों तथा विनियमों का जो है पालन नहीं करते हैं। ये रहेगा इसका उत्तर, अनौपचारिक और औपचारिक स्रोतों में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे की ओर आपका क्वेश्चन दिया गया है 11वें नंबर का, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपका भले ही लास्ट पेपर हो, लेकिन अगली परीक्षा में हम आपकी इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की और आपकी 11वीं की तैयारी यहाँ पे स्टार्टिंग करवा देंगे, ताकि आपको बाद में पेपर के अंत में कोई दिक्कतें ना आए, है ना। जब पेपर स्टार्ट हो जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमसे जुड़ जाना, है ना। ये रहेगा आपका अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समझाइए। तो देख सकते हैं मुद्रा विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली से अधिक उत्तम है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या वस्तु विनिमय की सबसे कठिन समस्या है। यदि दो व्यक्तियों की आवश्यकता संबंधी वस्तुएं नहीं मिल पाती हैं तो विनिमय होना असंभव है। ये तो बिल्कुल सत्य बात है। उदाहरणार्थ, यदि किसी जूते निर्माता को गेहूं की आवश्यकता है तो उसे पहले ऐसा गेहूं वाला ढूंढना होगा जिसके पास न केवल गेहूं हो बल्कि उसे जूते भी चाहिए हो। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु के मतलब वस्तुओं का आदान प्रदान, दो व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान, मतलब मुझे पानी की आवश्यकता है तो आप मुझे पानी दे देंगे, और आपको अगर यहाँ पे किसी भी खाने की चीज़ की आवश्यकता है, जैसे आपको चावल की आवश्यकता है, मैं आपको चावल दे दूंगा, और एक दूसरे का काम चल गया, है ना, अपन ने एक दूसरे का काम कर दिया, यही वस्तु विनिमय कहलाता है ना। और मुद्रा का उपयोग करके इस समस्या का तुरंत समाधान किया जा सकता है ना। वस्तु विनिमय में क्या होता है कि देखिए, मेरे पास केवल और केवल यहाँ पे क्या है, पानी है, तो मैं ऐसा व्यक्ति ढूंढूंगा जिसे पानी की ही ज़रूरत हो। ऐसे नहीं मैं चला गया किसी के पास गया और उससे मुझे कुछ लेना है पानी के बदले में, और उसे पानी नहीं चाहिए, मतलब उसे भी पानी चाहिए हो, तब तो बात बने, तब वस्तु विनिमय प्रणाली वहाँ पे काम करेगी। लेकिन और मुद्रा जो है, मुद्रा अगर हम कहीं पे भी जाएं, हमारे पास पैसा है, मुद्रा है ना, तो हम मुद्रा दें तो हमें वहाँ से कोई भी चीज़ मिल सकती है। तो ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है ना। यही आवश्यकताओं के दोहरे संयोग है, और इसे आप समझ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ पे देखें, यदि किसी व्यक्ति के पास अतिरिक्त जूते हैं और वह इसके बदले गेहूं या अन्य कोई वस्तु चाहता है, तो वह बाजार में जूते बेचकर प्राप्त मुद्रा से कोई भी अपनी आवश्यकता संबंधी वस्तु खरीद सकता है ना। तो ये भी सही बात है ना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे मुद्रा के 3 कार्य लिखे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मत छोड़ना। विनिमय का माध्यम उपभोग में और व्यापार में, है ना, व्यापार में किसी भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सबसे प्रमुख भूमिका विनिमय का माध्यम होती है। विनिमय क्या है, एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे एक दूसरे का पहचान, है ना। विनिमय के माध्यम के कारण ही मुद्रा का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे उपभोग में तो मुद्रा विनिमय माध्यम के रूप में अपनाई जाती है, इसलिए हम अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा के बदले वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय कर सकते हैं। व्यापार में मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रियाएं सफलतापूर्वक या सरलतापूर्वक पूरी की जाती हैं, क्योंकि मुद्रा क्या है, मुद्रा की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं को क्रय करके इन्हें दूसरे स्थान पर विक्रय किया जा सकता है। तो ये रहेगा आपका आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीचे की ओर दिया गया है। 13वें नंबर का प्रश्न है आपका, वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं कौन सी हैं। तो दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो, है ना। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर सामने वाले को ज़रूरत नहीं है, उसके पास पहले से ही है, तो वो क्यों लेगा, है ना। तो दोनों पक्षों की जो है यहाँ पे सहमति आवश्यक है। दूसरा है आपका पॉइंट, बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है। तीसरा है, देखिए कई वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता है, जैसे कई हो गई। और वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना अति कठिन है, इसमें बहुत अधिक समय जो है लगता है। ये भी ठीक बात है, वस्तुओं का जो है मूल्य निर्धारण अधिक कठिन है ना, क्योंकि कोई भी वस्तु है हम ऐसे ही तो उसकी कीमत नहीं ना लगा सकते, इसलिए मूल्य निर्धारण कठिन कहा गया है। विकास के लिए ऋण की भूमिका जो है लिखिए। तो उत्तर देख सकते हैं, सभी व्यावसायिक क्रियाओं का विकास एक अच्छी ऋण प्रणाली पर निर्भर करता है। तो ऋण व्यावसायिक क्रियाओं को कच्चे माल, कार्यशील पूंजी आदि से संबंधित आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। यह व्यवसाय की लाभ अर्जित करने की क्षमता में वृद्धि करता है। इसी कारण सभी लोगों की आय में वृद्धि होती है, जिससे राष्ट्रीय आय में भी साथ साथ वृद्धि होती है, जो विकास का सूचक है ना।
तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट का वीडियो जो है जा करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इसके बाद आपको सारे वीडियोस देखना है एक एक करके, क्योंकि आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप बहुत अच्छा पेपर करके आओगे, क्योंकि सब कुछ कवर करवाया है। इसके बाद 15वें नंबर का प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली में, है ना, संघात्मक सरकार, एकात्मक सरकार। हमारे भारत में यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली है। इसके बाद संघात्मक सरकार में शक्तियाँ केंद्र तथा राज्यों में बटी होती हैं। एकात्मक सरकार में संपूर्ण शक्तियाँ जो है केंद्र के पास होती हैं, यहाँ पर राज्य का कोई काम ही नहीं। संघात्मक सरकार में स्थानीय इकाइयों का एक विशेष जो है संवैधानिक दर्जा होता है। केंद्र सरकार उन्हें अपनी इच्छानुसार बदल नहीं सकती है। एकात्मक सरकार में स्थानीय शासन की इकाइयाँ केंद्र सरकार की प्रतिनिधि मात्रा होती हैं। केंद्र में चाहे जैसे परिवर्तन कर सकता है। और संघात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक है। एकात्मक सरकार के लिए लिखित संविधान होना जो है जरूरी नहीं है। तो ये रहेगा आपका, है ना, हमारे भारत में यहाँ पर लिखित संविधान हमारे पास है, सर्वोच्च संविधान हमारे पास है। यहाँ पे देख सकते हैं 16वें नंबर का प्रश्न है, समर्थक ऋणाधार से क्या आशा है। तो समर्थक ऋणाधार देखिए, पहले पिछले क्वेश्चन में, पिछले जो एक वीडियो डाला था मैंने 60 टॉप 60 वाला, है ना, टॉप 60 क्वेश्चंस का वीडियो, जिसमें 2, 3 और 4 नंबर के सारे मिक्स क्वेश्चन थे, है ना। आप लोगों ने काफ़ी उसे देखा है, कई बच्चों ने, और जिसने भी नहीं देखा है जा करके देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने ये क्वेश्चन कंप्लीट करवाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं जो कि मैंने यहाँ पर नहीं बताए हैं, तो उन्हें जा करके देख लेना। वो वीडियो कहाँ पर मिलेगा आपको, प्ले लिस्ट विजिट करनी है, चैनल विजिट कीजिए, जहाँ भी आप देखें आपको वही आपके ही वीडियो मिल रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मिल जाएंगे, जा करके देखिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे समर्थक ऋणाधार को। समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं करता है तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार का अधिकार होता है। यानी कि किसी जमीन को, यार कोई जेवर है, आभूषण है, उसे हम गिरवी रख करके अगर कोई हम कर्ज लेते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये समर्थक ऋणाधार की श्रेणी में आता है। यही तो कहलाता है। जैसे कि हमने कोई ज़मीन रख दी, है ना, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि हमने अगर गिरवी रख दिया ना, गिरवी रखना है, ये मैं आपकी भाषा में समझा रहा हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए, है ना, ये बोलचाल की में, है ना। तो यही होता है समर्थक ऋणाधार। तो देख सकते हैं समर्थक ऋणाधार के उदाहरण भी यही याद रखिएगा, और किसी भी रूप में क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने हर रूप में आपको क्वेश्चन दिखाने का प्रयास किया है, और समझते जाइए अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत। 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 3 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 अंतर दिए गए हैं आपके सामने, फर्स्ट सेकंड थर्ड अंतर है। तीनों को अच्छी तरीके से यहाँ पर रीड कीजिए और पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष बताइए। तो एकात्मक शासन में संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होती है, अतः स्वाभाविक रूप से यह भय रहता है कि केंद्रीय सरकार शासन के सभी क्षेत्रों में मनमानी ना करने लगे। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अगर सारी की सारी शक्तियाँ ना केंद्र के पास हो गई तो मनमानी कर सकती है ना, कर ही सकती है, एक भय रहता है। प्रजातांत्रिक शासन की सफलता नागरिकों की राजनीतिक चेतना पर निर्भर करती है, किंतु यह राजनीतिक चेतना एक एकात्मक शासन में ठीक प्रकार से उत्पन्न नहीं होती है। एकात्मक शासन में जनता को शासन में सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से भाग लेने की अवसर नहीं मिलता है ना। जबकि संघात्मक शासन में जनता का ही शासन उसमें होता है, इसलिए शासन शक्ति सरकारी कर्मचारियों के हाथों में केंद्रित हो जाती है और नौकरशाही का स्वेच्छाचारी शासन जो है स्थापित हो जाता है। तो एकात्मक शासन प्रणाली को यहाँ पे हमने दोष समझे, ये 3 दोष इसके याद रखिएगा। इसके बाद 19वें नंबर का प्रश्न है आपका, सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों का जो है वर्णन करना है आपको। पॉइंट में देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, नीचे थर्ड पॉइंट दिया गया है। सेकंड पॉइंट में 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, 2-3 याद रखिएगा। इसके बाद देख सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने 1950 के एक केंद्रीय वन बोर्ड की स्थापना की, है ना। स्थापना करके वनों के संबंध में नवीन नीति बनवाई, एक नई नीति का निर्माण किया। इसके अंतर्गत वनों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 33.3% करना, नए वनों को लगाना, वनों को सुरक्षित करना और वनों के संबंध में अनुसंधान करना तय किया गया। तो ये यहाँ पे सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए कार्य किया गया। इसके बाद है 7 दिसंबर 1988 को नवीन वन नीति घोषित की गई, है ना। और इस नीति की मुख्य बातें निम्न थीं। क्या थीं, इसमें क्या क्या कहा गया है, देखिए। इसमें कहा गया कि पहाड़ी घाटियों व नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वन बढ़ाया जाए और जंगलों पर आदिवासियों और गरीबों के पारंपरिक हक बरकरार रखे जाएं। वनों की उत्पादकता बढ़ाने पर जो है जोर दिया जाए, ध्यान दिया जाए, है ना। वर्तमान वनों को जो है कटाई से बचाया जाए और पर्यावरण संतुलन बनाए
रखा जाए, है ना। उद्योगों को रियायती दर पर वन उत्पाद प्राप्त करने पर रोक लगाई जाए। तो ये सारी जो हैं इसमें बातें कही गई, समझ सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है 1980 में भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम पारित करके किसी भी वन भूमि को सरकार की अनुमति के बिना कृषि भूमि में परिवर्तित करने का जो है प्रावधान निश्चित किया। सही बात है, ये तो किया गया। इसके बाद 20वें नंबर का प्रश्न है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है। तो ये कुछ कारण दिए गए हैं 2-3, ताकि हम अनौपचारिक स्रोत का जो है ऋण बढ़ाएं। देख सकते हैं इसके बाद पहला पॉइंट दिया गया है, औपचारिक ऋण स्रोतों की तुलना में अनौपचारिक स्रोतों के अधिकतर ऋणदाता ऋणी व्यक्ति से कहीं ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं। तो ये तो सही है, क्योंकि हमने ऊपर अभी अंतर भी इसमें देखा है। इसके बाद सेकंड है आपका, अधिक ब्याज से कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा जो है ऋण उतारने में खर्च हो जाता है। इससे व्यक्ति ऋण के जाल में फंसता ही चला जाता है और जितना उसने लिया है उससे कहीं ज़्यादा तो वो ब्याज ही चुकाने में लगा रहता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, प्रत्येक व्यक्ति बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकता है। कम ब्याज दर पर बैंक ऋणियों की आय में वृद्धि करता है। तो ये आप इसका पॉइंट समझ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वें नंबर का, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किस प्रकार किया गया है। देख सकते हैं इसका उत्तर रहेगा, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों के बंटवारे के लिए संघ राज्य एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामलों, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय रहते हैं। संघ सूची के विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। संघ सूची का अगर कोई कानून बनाना है ना, तो उसका अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है। तो आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से आप पॉइंट देखिए और ऑब्जेक्टिव देखिए हर रूप में, क्योंकि ऐसे ही बनता है। ये एनसीईआरटी है, केंद्र सरकार के पास होता है। इसके बाद है राज्य सूची, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। राज्य सूची के विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर, संघ विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे ये विषय जो हैं, जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों को साझी दिलचस्पी में आते हैं, इस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है ना। अगर दोनों ही असहमत हैं, मतलब दोनों की मेल मिलान नहीं खा रही हैं बातें, तो केंद्र सरकार जो कहेगी वही माना जाएगा। यहाँ पे राज्य सरकार को यहाँ पे जो है नहीं कहा जाएगा, माना नहीं जाएगा, उसे मान्यता नहीं दी जाएगी। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र, तो भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता, तो तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक हैं, जिन पर जो वन जो हैं ये पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप पॉइंट समझ कर लिखें, है ना। तो वन के बारे में आप लिख ही सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र के देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिज और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं जो तेज़ी से विकसित होती हैं। तो ये पॉइंट रहेंगे आपके। इसके बाद आगे इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है, 23वें नंबर का प्रश्न है आपका, सरकार के प्रबंधन क्षेत्रों के वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, समझाइए। तो सरकार के प्रबंधन क्षेत्रों को जो है निम्न 3 वर्गों में जो है बांटा गया है। तो देखिए, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, है ना। तो ये ऐसी स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रख रखाव इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बीज के लिए किया जाता है, उनके बचाव के लिए जो है किया जाता है। तो ये आप पॉइंट समझ सकते हैं, तीनों पॉइंट आपके सामने दिए गए हैं और इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 24वें नंबर का है, स्थानीय सरकारों के क्या लाभ हैं। स्थानीय सरकारों के निम्न लाभ हैं। स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने से हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। इसने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ ही हमारे लोकतंत्र में उनकी आवाज़ को भी मजबूत किया है एवं इस निर्णय लेने में लोगों की सीधी भागीदारी भी होती है। सही बात है। स्थानीय लोगों की स्थानीय समस्याओं के बारे में बेहतर जानकारी होती है और कई अगर स्थानीय विवाद होते हैं तो स्थानीय स्तर पर ही उसका फैसला कर लिया जाता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट भागने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। 25 नंबर का प्रश्न है, कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो वस्तुओं को लाने व ले जाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला डब्बा जो है कंटेनर कहलाता है।
आपको पता ही होगा, कोई बड़ा सा डब्बा है जिसमें वस्तुओं को ले जाया जाता है या रखा जाता है ना, इस प्रकार से हो गया या फिर कुछ भी, है ना। तो उसमें ले जाने या ले जाने के लिए, है ना, लाने के लिए तो एक डब्बा टाइप होता है, उसे कंटेनर कहते हैं, आपने सुना भी होगा। कंटेनरों की धुलाई लागत में भारी बचत हुई है और माल को बाजारों तक पहुंचाने की गति में वृद्धि हुई है ना। कंटेनर में अच्छी तरीके से रख करके उसे पहुंचा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका, विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण के दो लाभ बताइए। देखिए, विकेंद्रीकरण जब केंद्र और राज्य सरकार के से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती हैं तो इस शक्तियों का सत्ता का जो है विकेंद्रीकरण कहते हैं। इन शक्तियों को जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय सरकार को शक्तियां दी जाएं तो यही जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण के लाभ क्या है, स्थानीय लोगों को बेहतर समझ विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर समझ होती है ना, स्थानीय स्तर पर ही वो उसे सुलझा सकते हैं समस्याओं को। लोगों की इस बात की भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और किन चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह से किया जा सकता है, वो सब उन्हें जो है तो जानकारी होती है। लोगों की सीधी भागीदारी विकेंद्रीकरण के कारण स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसले में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो जाता है। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन, 26 टोटल क्वेश्चन मैंने बताए हैं इस वीडियो में। कंप्लीट करना ये सारे क्वेश्चन, इनको अच्छी तरीके से पढ़ना, एक दो बार वीडियो और सुन लेना अगर आपको याद नहीं हुए हैं, क्योंकि किसी भी रूप में ऑब्जेक्टिव आ सकता है। और डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे वीडियोस के लिंक दिए गए हैं, जा करके देख लीजिए। नीचे आपको सारे लिंक मिल जाएंगे और इसमें आपको क्या क्या रहेगा, सही विकल्प का वीडियो मिल जाएगा, रिक्त स्थान का हो गया, आपका सही जोड़ी का हो गया, है ना, और सत्य असत्य का होगा, एक शब्द वाक्य में उत्तर होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, है ना, टॉप 60 वाले जो क्वेश्चन डाले हैं इसका वीडियो जरूर से देख लेना, है ना। और साथ ही आपको 4 नंबर के क्वेश्चन का वीडियो भी मिल जाएगा। तो जल्दी से चेक कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो आपको PDF प्रोवाइड करा दिए जाएंगे सभी के, है ना। तो कीजिए और PDF पाइए, देख सकते हैं यहाँ पे। लाइक कीजिए और शेयर तो कर ही दिया होगा और सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे, क्योंकि आपको हमसे जुड़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।